सवाल जो है आज के इस गिल्वेनिक सेल से रिलेटेड। जी प्लीज। सर ये मैंने ये पूछा था कि मतलब इसमें जैसे जिंक है तो ये मतलब खुद ही लूज करता रहेगा इलेक्ट्रॉन या सोल्यूशन में से भी कुछ इलेक्ट्रॉन लेगा और साल्ट ब्रिज के इसमें क्या काम है, थोड़ा इसके मुताबिक जरा बता दें। गुड जी, इनका सवाल है कि जो जिंक जो है आपने जिंक सल्फेट में डुबोया था, कॉपर जो है कॉपर सल्फेट में डुबोया था, तो जब जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन तो चले गए उधर, बाकी जिंक तो इधर ही रह जाता है, वो ऐसा ऐसा कंज्यूम हो रहा है। लेकिन जो जब जिंक यूज हो रहा है तो सल्फेट के आयन यहाँ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जिंक इस्तेमाल हो रहा है, सल्फेट तो उतना ही पड़ा है, इधर भी सल्फेट है, उधर कॉपर सल्फेट है, उधर जिंक सल्फेट। तो ये साल्ट ब्रिज जो है फिर उसको जो है आयंस की तादाद को बराबर रखता है, उधर ज्यादा हो जाए तो उधर आ जाते हैं, उधर से कम हो जाए तो उधर उस दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। साल्ट ब्रिज का बेसिकली फंक्शन ही यही है, क्या करता था, टू हाफ सेल को न्यूट्रलाइज रखता है, प्रोवाइडिंग द पाथवे फॉर माइग्रेशन ऑफ आइंस। वो इस तरह अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। जी असद खान, आपका कोई सवाल था? सर हमने जब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में पढ़ा सर, जब हमने बैटरी को सेल से कनेक्ट किया तो उस वक्त जो एनोड था वो प्लस था और जो कैथोड था वो माइनस था। आपने गैल्वेनिक सेल के अंदर एनोड को माइनस और कैथोड को प्लस रखा है सर। जी असद खान कहते हैं जी आपने हमें बड़ी चक्री दी है। कल तो आप कह रहे थे जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पढ़ा, आपने कहा था जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो आपका एनोड है और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो कैथोड है, क्योंकि हमने बैटरी के जो नेगेटिव सिरे से कैथोड को जोड़ दिया था, पॉजिटिव सिरे के साथ जो एनोड को जोड़ दिया था, तो वो एनोड और कैथोड के लाया। आज आप कह रहे हैं कि जहाँ एनोड के ऊपर नेगेटिव है ये, कैथोड जो पॉजिटिव शो किया है, ये क्या मामला है? देखिए भाई, मैंने लेक्चर के अंदर भी ये बात बताई है, एनोड की डेफिनेशन ये है वेयर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। कल वाले में भी वहीं वो प्लस वाले पे ऑक्सीडेशन हो रही थी तो हमने उसको एनोड कह दिया। आज जो है हमने पहले इसको कंपेयर किया जिंक का और कॉपर का। कॉपर के निस्बत जिंक के अंदर इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज्यादा सलाहियत होती है, यानी ये ज्यादा ऑक्सीडाइज हो रहा था। जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगी वो क्या हो जाएगा, एनोड। और जिसके ऊपर जिसने इलेक्ट्रॉन यानी लूज करे, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वहां क्या हो जाएगी, रिडक्शन, तो वो एज आ कैथोड के तौर पर काम करेगा। जी और कोई सवाल? जी ले लें सवाल। जी जैन अली, आपका क्वेश्चन प्लीज। सर जो साल्ट ब्रिज होती है ये जेली लाइक मटेरियल से ये बंद होती है या फिर ये ओपन होती है? देखें, जेली लेकर, जेली टाइप का मटेरियल लेकर उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन हम बना लेते हैं सैचुरेटेड, उसको मिक्स कर लेते हैं और उसके अंदर फिल कर देते हैं ताकि वो गिरे ना नीचे। जेली इसलिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, नीचे जो है उसके जो सिरे हैं उसको हम सील कर देते हैं ग्लास वूल के साथ। जी फैजान शाह, आपका सवाल। कॉपर सल्फेट, पहले जो है कॉपर सल्फेट वाले सोल्यूशन के अंदर उसकी आयनाइजेशन होती है, कॉपर आयन अलग होते हैं, सल्फेट आयन तो वही कॉपर आयन ही तो वो दो इलेक्ट्रॉन वसूल करते हैं, वरना इलेक्ट्रोड का बेचारे का तो इतना इसमें वो नहीं है। कॉपर आयन जो सोल्यूशन के अंदर हैं वो वाले कॉपर आयन उसके पास जाते हैं, ऊपर से दो इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं, वो गेन करके उसके ऊपर डिपॉजिट होते जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के आपस में अट्रैक्शन हो जाती है। नहीं अलग अलग होते हैं, लेकिन उस जो सोल्यूशन मिक्सचर है आपका उसी के अंदर मौजूद रहेंगे। ये नहीं है कि आप कहेंगे बीकर के अंदर जनाब ये जो दाएं साइड वाले सल्फेट आयन है, ये बाएं वाले कॉपर है, ऐसे अलग-अलग नजर नहीं आएंगे बेटा, उसी के अंदर ही मौजूद होंगे। यस मिस्टर हसन मुस्तफ़ा। सर आपने कहा था कि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को बंद कर देते हैं, तो अगर नीचे गिर जाए तो? आपने कहा था जी, मैंने कहा था साल्ट ब्रिज को जो है इसके अंदर बंद नहीं करते, बल्कि जो इसके सिरे हैं मैंने कहा था उनको जो है हम ग्लास वूल के साथ सील कर देते हैं। और वो ग्लास वूल ऐसे होती है, पोरस होती है, यानी मसामदार होती है, उसमें से कुछ आइंस वगैरह पास हो सकते हैं। यानी जैसे आपके घर में वो जो चाय फिल्टर करने वाली नहीं छलनी होती है, जाली होती है, पोनी क्या होती है, वो क्या करती है, आइंस उसको पत्ती को रोक लेती है, चाय को जाने देती। इस तरह ये जो है जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है तो उसकी फ्लो होनी चाहिए, मतलब उसके आइंस की मूवमेंट का रास्ता रहता है, उधर से जा रहे होते हैं उधर आ रहे होते हैं, बाकी चीज़ें नहीं जाती। जी मिस्टर इब्राहिम। सर जिंक के ऊपर पॉजिटिव अपना चार्ज किस तरह है? जिंक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आए? जिंक ने अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, जब वो अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता तो इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाता, इसलिए दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसके +2 चार्ज आ गया। अगर ये 3 लूज करता तो प्लस, जितने कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता जाएगा उतना उसके ऊपर चार्ज आता जाएगा, नंबर 1। फिर हम ये देखते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, फिर हम कहते हैं ये ऑक्सीडेशन हो गई। तीसरी बात, फिर हम कहते हैं ऑक्सीडेशन वेयर टेक प्लेस, एट एनोड, तो हम कहते हैं एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी, इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया।
इट्स ओके जी मिस्टर जैनुल आबदीन। सर जी आपने कहा जब जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज करना छोड़ देता तो वो खराब हो जाता है सर। खराब हो जाता है? वो मतलब चलना अच्छा हाँ, मतलब उसका जो है करंट देना बंद हो जाता है। सर जी जब हम वो खराब सेल को धूप में रखते हैं वो फिर कुछ देर के लिए चलता है, फिर उसको धूप से कोई जिंक चलता है। हाँ, ज़ैनुल आबदीन का ये सवाल है कि सर आपने कहा था कि वक्त के गुजरने के साथ साथ ये केमिकल यूज़ हो जाता है, यूटिलाइज हो जाता है, जिंक खत्म हो जाता है, या जिंक सल्फेट का सोल्यूशन जो है ज़ाहिर वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो कमियाँ हो रही है ना उसमें, तो करंट पैदा हो रहा होता है। लेकिन जब वक्त के साथ साथ ये ख़त्म हो जाता है, ये करंट देना बंद कर देता है। हम कभी कभार जब सेल ख़त्म हो जाए रिमोट का या किसी खिलौने का उठा के उसको धूप में रखते हैं, वो चल पड़ता है फिर। लेकिन देखिए बेटा, वो कुछ देर के लिए चलता है, घंटा 2 घंटा। आप जब धूप में रखते हैं तो ये कुछ जो केमिकल्स होते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ जाती है, कोई ज़रा कुछ ना कुछ उसके अंदर जो बचा होता है वो भी रिएक्ट करना शुरू कर देता है। इसलिए आपने देखा कि यूज सेल को धूप में रखने के बाद 1 या 2 दिन या घंटा 2 घंटे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने धूप में रखा और पता चला जी पूरे 2 महीने के लिए फिर चल पड़ा, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ टेम्परेचर का एक इफेक्ट है। यस मिस्टर जैनुल आबदीन। सर जो हार्ड ब्रिज है वो ग्लास की ले सकते हैं या फिर किसी और मेटल की भी ले सकते हैं? देखें, आमतौर पर जो है हम केमिस्ट्री में जितना भी अपरेटस इस्तेमाल करते हैं, ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, शीशे का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो चीज़ें कुछ हो रही होती हैं, केमिकल रिएक्शन वगैरह हो रहे थे, हमें विजिबली नज़र आएँ। और दूसरा गिलास का इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि गिलास का जो मटेरियल है वो खुद उस जो है रिएक्टेंट्स के साथ रिएक्ट ना करे। सपोज हम यहाँ आयरन ले लेते हैं, कॉपर की ट्यूब ले लेते हैं या किसी और मेटल की ले लेते हैं, वो तो खुद उसके साथ रिएक्ट कर जाएगी। तो हमने यहाँ इनर्ट मटेरियल लेना होता है, ऐसा मटेरियल लेना होता है जो उन दोनों रिएक्टेंट्स के साथ उसका कोई ताल्लुक ना हो, उसके अंदर वो अपने कोई आयंस कोई इलेक्ट्रॉन वगैरह ना दे, बल्कि वो न्यूट्रल रहे। जी, एनी मोर क्वेश्चन मिस्टर कासम? यस सर जी यहाँ पे मतलब ऑक्सीडेशन तो हो ही है सर, ये इस साइड पे हमारे पास जिंक सल्फाइड वाली वहाँ आयनाइजेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रही। ऑक्सीडेशन हो रही है, तो मतलब इस एनोड पे हाँ जी। इलेक्ट्रोड पे, तो एनोड के ऊपर फिर नेगेटिव चार्ज क्यों आ रही है सर? ये पॉजिटिव मतलब ऑक्सीडेशन तो हो रही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की तो यहाँ डेफिशिएंसी हो रही है, फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं आ जाते? देखिए फिर वही बात आ गई, हम ये समझते हैं कि एनोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, कैथोड जो है वो नेगेटिव चार्ज वाला होता है। केमिस्ट्री ये नहीं कहती। केमिस्ट्री ये कहती है कि जहाँ ऑक्सीडेशन हो वो आपका एनोड होगा, जहाँ रिडक्शन होगी वो कैथोड। वो इधर उसके ऊपर चाहे नेगेटिव चार्ज है चाहे पॉजिटिव चार्ज है, वो उसकी किस्मत। जी मिस्टर अदील? यस। सर ये जिंक का जो इलेक्ट्रोड है, इसकी जगह किसी और मेटल का इलेक्ट्रोड हो और लेकिन जो सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट का, तो क्या करंट प्रोड्यूस होगा? जी अदील का बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। वो कहते हैं जी आपने कहा था जी रॉड, हमने जो इलेक्ट्रोड है वो कॉपर का लिया और सोल्यूशन भी कॉपर सल्फेट का लिया, इलेक्ट्रोलाइट। इधर जिंक लिया तो इसका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी जिंक सल्फेट लिया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम अगर कॉपर का जो रॉड इलेक्ट्रोड यानी इलेक्ट्रोड जो है वो कॉपर का ले लें और नीचे जो सोल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट की बजाय हम आयरन सल्फेट का ले लें या एल्युमिनियम सल्फेट ले लें, किसी और मेटल का सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट ले लें, तो क्या करंट प्रोड्यूस होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो मेन है ऑक्सीडेशन जो रिडक्शन है उन मेटल्स के साथ रिलेटेड है। जब यहाँ हम कॉपर की बात करते हैं तो इस सोल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट की आयनेशन होती है बेसिकली, पहले कॉपर आयन यहाँ प्रोवाइड हो रहे होते हैं और वो उधर से जो है 2 इलेक्ट्रॉन उसको गेन कर रहा है। तो उसी सेम मेटल का होना ज़रूरी है। जिस मेटल का आप एनोड ले रहे हैं उसी का आपका इलेक्ट्रोलाइट होना, जिसका आप कैथोड ले रहे हैं उसी का ही उसका रेलिवेंट जो है आपका साल्ट होना चाहिए जिसका आप इलेक्ट्रोलाइट बना रहे हैं। जी, नो मोर क्वेश्चन। अब फिर मैं क्वेश्चन पूछना शुरू कर दूं? हाँ हाँ, मेरा भी तो राइट बनता है। हाँ जी, अब्दुल्ला अशफाक खड़े हो जाए जी। व्हाट इज गैल्वेनिक सेल? The electrochemical cell in which a spontaneous chemical reaction take place और क्या जनरेट करेगा? chemical or current generate current is called galvanic cell. शाबाश, वेल डन जी। मिस्टर जैनुल आबिदीन, कोई इसकी एग्जांपल दे सकते हैं आप जो गैल्वेनिक सेल है? तो जी जैसे क्लॉक में डलता है तो फिर वो चलना शुरू हो जाती है, बच्चों के कार चलाने वाले टॉयज हो गए, उसके बाद रिमोट और टीवी। शाबाश, वेल डन जी। मिस्टर सादुल्ला, ये मास्क हटा के बात कीजिएगा प्लीज़ जी। ये जो बाबा वोल्टा था ये कौन था? बाबा वोल्टा सर वो पहला साइंटिस्ट था जिसने, मतलब मिस्टर वोल्टा वो पहला साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले ड्राई सेल हमें मुतारिफ करवाया था। इसी वजह से उसे ये किस मुल्क के रहने वाले थे? ये इटली के रहने वाले थे और फिजिक्स थे। और किस सन में इन्होंने जो है पहला सेल इंट्रोड्यूस करवाया? इन्होंने बना तो 1799 में लिया था मगर इन्होंने दुनिया को इंट्रोड्यूस 1800 में करवाया था। शाबाश, हैव अ सीट प्लीज जी। मिस्टर मोहम्मद कासिम, व्हाट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल? गैल्वेनिक सेल
consists of one U-shaped brick, two half cells. One is filled with two half cells, two electrodes, and one voltmeter. And the electrolyte in one half cell is zinc sulfide, and in other is copper sulfide. And one electrode is of copper, and other is zinc. Shabash. Have a seat. Mr. Faizan Shah, can you tell me what do you mean by left half cell and right half cell? जो लेफ्ट हाफ सेल होता है वो यानी जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम लेफ्ट कहते हैं। क्योंकि अगर मैं इधर खड़ा हूँ, मैंने एक चीज़ इधर रखी है, एक चीज़ इधर रखी है, क्योंकि मैं आपको शो कर रहा हूँ तो मेरे लिए राइट होगी, लेकिन आप लोगों के लिए लेफ्ट होगा। अगर हमने इधर लेफ्ट पे जिंक मेटल रख दिया, जिंक सल्फेट रख दिया, तो मेरे लिए दो सेल रखे हुए मैंने, तो वो मेरे लिए लेफ्ट हाफ सेल हो जाएगा और दूसरा राइट हाफ सेल। जो लेफ्ट हाफ जो सेल के अंदर जो हमने जिंक ली थी, तो जिंक किस सोल्यूशन के अंदर डिप्ट थी, उसका इलेक्ट्रोलाइट क्या था? जिंक सल्फेट। और कॉपर को? कॉपर सल्फेट। अच्छा, इनकी आप कंसंट्रेशन बता सकते हैं, क्या इनकी कंसंट्रेशन थी, क्या मोलैरिटी थी जो आप? 1 मोल हमने कॉपर सल्फेट का ले लिया और 1 मोल हमने, यानी 1 मोलर सोल्यूशन। ठीक है। मिस्टर ताहा, स्टैंड अप। व्हाट डू यू नो अबाउट द साल्ट ब्रिज? साल्ट ब्रिज क्या चीज़ है? Salt bridge is a U-shaped glass. It provided to pathway to chain of ion. Chain of ion. It is consists of saturated solution. शाबाश। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज? जी मिस्टर फैजान अकरम। सर ये समझो कि दो चीज़ें होती हैं, समझो उनको पाथवे प्रोवाइड कर। इलेक्ट्रॉन इधर। हैव अ सीट प्लीज। मिस्टर तला सरवर, व्हाट इज फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज? सर जी ये म्यूटेशन करवाता है आयंस को उनको स्टेबल रखने के लिए, आयंस को सल्फेट को स्टेबल, अगर इधर ज़्यादा हो गए कॉपर सल्फेट में तो फिर वो जिंक सल्फेट में लाता है, और वो जिंक सल्फेट में हो तो फिर इट्स ओके जी। मिस्टर अहमद नज़ीर, व्हाट इज वर्किंग ऑफ गिल्वेनिक सेल? The working of a cell, the zinc metal have a tendency to lose their electron, and then copper, as an oxidation take places. नहीं, वैसे जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है, मैं ये नहीं कहता आप वही सेम टू सेम बुक वाली वर्डिंग मुझे सुनाएं। जो आपने मतलब इसके लेक्चर के दौरान सीखा, सिर्फ आप वो बात बता दें कि इसकी वर्किंग किस तरह होगी, क्या होगा। मतलब आप सिर्फ दूसरे लफ्ज़ों में एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा। हाँ। तो ये एनोड पे जो ऑक्सीडेशन होगा, शाबाश। रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन होगी, और ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा? और रिएक्शन ये होगा कि जिंक रिडॉक्स रिएक्शन होगा। रिडॉक्स रिएक्शन। जी मिस्टर तैमूर अमजद, कैन यू टेल द केमिस्ट्री दैट इज टेक प्लेस एट अ हाफ सेल रिएक्शन एंड हाफ सेल राइट एंड लेफ्ट? जो आपके राइट और लेफ्ट हम हाफ रिएक्शन की बात कर रहे थे, उनके अंदर क्या हुआ? क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दूं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पूरे इस रिएक्शन के अंदर ये वाली जो केमिस्ट्री है इसकी, यानी किसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो क्या हुआ, जिसने गेन किया तो वो क्या हुआ, ये बता दो। जिंक सल्फेट ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और ये ऑक्सीडेशन हुआ, और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है जिसके अंदर कॉपर का एक वो इलेक्ट्रोड है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो वो रिडक्शन। यानी आप कह रहे हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन लूज हुए वो क्या कहलाएगी, और ऑक्सीडेशन कहाँ पे टेक प्लेस होगी? एट एनोड। और जिसने इलेक्ट्रॉन वो गेन किए वो क्या होगी? रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ टेक प्लेस होती है? इट्स ओके। मिस्टर हसनैन हमीद, ओवरऑल हमने ऑक्सीडेशन को यहाँ रिप्रेजेंट किया, इधर जो है हमने रिडक्शन को किया। अगर दोनों रिएक्शन को मिलाएं तो ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन। इट्स ओके, हैव अ सीट। जी मिस्टर हसन मुस्तफ़ा, आप बता सकते हैं कि ओवरऑल ये जो गिल्वेनिक सेल है हमारे डेली लाइफ में हमें कहाँ काम दे रहा है? सर ये हमें ऑटोमोबाइल्स में, यानी हमारे जो बाइक्स होते हैं उनकी बैटरीज, कार वगैरह की बैटरीज में देते हैं। उसके अलावा जो बच्चों के खिलौने होते हैं, कार जिनके अंदर हम सेल डालते हैं, उसमें यूज़ होता है। उसके अलावा एसी के रिमोट्स में और टीवी रिमोट्स में। वेल डन, थैंक यू जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर वासन फिल जज़ा। आज का ये सेशन जो था, पहले आप सिर्फ मुझसे सवाल पूछते थे, अब बच्चों मैं भी आप लोगों से पूछा करूँगा ताकि पता चले मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पीछे खेलते रहें। अब आप लोगों का भी साथ साथ इम्तिहान हुआ करेगा, यू शुड बी एक्टिव। थैंक यू जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर वासन फिल जज़ा।